डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, लेकिन 5 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं आज भी बयान नहीं कर पाता। मैं जिसे भी अपनी इस कहानी के बारे में बताता हूँ वो इस पर यकीन नहीं करता और इसे मनगढ़ंत मानता है, लेकिन मेरे साथ जो बीता था मैं उसे आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। ये 5 साल पहले की बात है। भले ही मैं महाराष्ट्र में इससे पहले से रह रहा था, लेकिन नए शहर में मेरी नई नौकरी लगी थी और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुझे यहाँ रहने के लिए घर चाहिए था। भले ही मेरी तनख्वाह अच्छी लगी थी, लेकिन अगर मैं पूरा एक घर किराए पर ले लेता तो मेरी पूरी की पूरी तनख्वाह उसमें लग जाती। तो मैं एक कमरा ढूंढ रहा था। पेइंग गेस्ट के लिए कमरा भी यहाँ पर काफ़ी महंगा मिलता है। खाने पीने का जुगाड़ मैं खुद कर सकता हूँ, इससे पैसे अच्छे बच जाते हैं। पहले भी जहाँ पर मैं काम कर रहा था मैं खाना खुद ही बनाया करता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है और पैसे भी बचते हैं। लेकिन पेइंग गेस्ट में मुझे खाने बनाने का झंझट तो नहीं होगा, लेकिन मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं एक ऐसा घर ढूंढ रहा था जहां पर मुझे सस्ते में वो मिल तो जाए, इसी के साथ मैं खाना भी पास से कहीं खरीद कर खुद बना पाऊं या घर के अंदर ही बना पाऊं। मैं अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहता था, लेकिन इस महंगे शहर में घर ढूंढना कितना मुश्किल होता है मैं समझ गया था। 5 दिनों तक मैं इस शहर के हर कोने में जाकर घर ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर जगह अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता। कहीं पर तो घर शहर से इतना ज़्यादा दूर होता कि मैं काम पर जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसे मना कर देता। कहीं पर शहर के बिल्कुल बीच घर मिलता और उसका किराया इतना ज़्यादा होता कि मेरी तो तनख्वाह तक उतनी नहीं थी। वहाँ पर पूरा का पूरा घर मिल रहा था और मैं चाहता था अगर मुझे एक कमरा मिल जाए तो अच्छा होगा। उस कमरे में मैं जुगाड़ लगाकर अपने रहने लायक बना लूँगा और वहीं से काम करता रहूँगा। धीरे धीरे अगर मेरी तनख्वाह बढ़ती रही तो मैं यहाँ पर घर खरीदने के बारे में भी सोच सकता हूँ या किराए के लिए बड़ा घर भी ले सकता हूँ। 5 दिनों तक ढूंढता रहा और कोई घर नहीं मिल रहा था। आखिरकार शहर के एक कोने में मुझे एक ऐसा घर मिला जहां पर मेरे लिए एक कमरा खाली था। मैं उस कमरे में रह सकता था और मुझे वहां पर किराया भी कम देना पड़ता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि वहां से चलकर 15 मिनट की दूरी पर बाजार था। बाजार से सारा सामान मैं चलकर ला सकता था। मुझे किसी गाड़ी या ऑटो की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे मेरे पैसे बच जाते। इसी कारण उस कमरे को मैंने किराए पर ले ही लिया। वहाँ पर उस मकान मालिक को मैं थोड़ा सा खड़ूस मानता था, क्योंकि उसका नाम भंवर सिंह था। मैं उसके खड़ूस स्वभाव से थोड़ा थोड़ा तंग आ गया था, क्योंकि जब मैंने सबसे पहले घर लेने के लिए उससे बात की थी उसकी बातों में थोड़ी सी अकड़ थी। ऐसा लग रहा था वो कोई अफसर रहा होगा, क्योंकि उसकी बातें भी काफ़ी वज़नदार होती और वो कई अलग अलग नियम बताता, जैसे रात को कितने बजे घर आना है, कब यहाँ से बाहर रहना है, कब सफाई करनी है। वो बहुत ज़्यादा नियम बता रहा था। बाकी सब ठीक था, बस उसी से मुझे थोड़ी सी परेशानी होने वाली थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर वो अच्छा है तो थोड़े बहुत नियम भी अगर मुझ पर थोप दे तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने हाँ कर दिया था। मैं इस घर में रहना शुरू हो गया था और यहाँ पर पूरा घर लगभग खाली था। भंवर सिंह भी अपने नए घर में रह रहा था, जो यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। मेरे लिए सबसे पहले वाले कमरे को खोल दिया गया था और वहाँ पर 3 से 4 कमरे और थे। पहले 2-4 दिनों में ही भंवर सिंह का स्वभाव मेरे समझ में आना शुरू हो गया था। वो बाहर से काफ़ी कठोर नजर आता था, लेकिन अंदर से काफ़ी नर्म था।
मुझे भले ही एक ही कमरा दिया गया था, लेकिन उसके साथ वाले 2-3 कमरे भी उसने खोल दिए थे और मुझसे ये कह दिया था कि अगर मैं उन कमरों की सफाई करता रहूँगा तो उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे लिए तो ये लॉटरी की तरह था। एक पूरा का पूरा घर मिल गया था, वो भी एक कमरे के किराए पर। इतनी आसानी से मेरा काम बन गया था और वो कमरे भी काफ़ी अच्छे थे। एक कमरे में किताबें ही किताबें पड़ी थी और दूसरे में और भी बहुत सारा सामान पड़ा था जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता था। भंवर सिंह बाहर से कठोर लगते थे लेकिन अंदर से अच्छे थे। इतने कमरे को देखकर मैं खुश हो गया था, लेकिन मुझे ये भी बताया गया था कि सामने वो कमरा जिस पर ताला लगा है उसे कभी नहीं खोलना है, ना ही उसे खोलना है और ना ही उसके अंदर झांकने की कोशिश करनी है। वो बार बार मुझे ये कहते रहे कि इस कमरे के पास जाने की कोई कोशिश मत करना, यहाँ पर खास सामान पड़ा है, अगर तुम इस कमरे से दूर रहोगे तो पूरे घर को इस्तेमाल कर पाओगे। अगर मुझे कभी लगा कि तुम उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो या मेरे सामान पर झांकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा बिना सवाल किए। उसने मुझे एक तरह से चेतावनी दी थी और मैं भी इस चेतावनी को समझ गया था। उसका कोई कीमती सामान उस कमरे में होगा, इसीलिए मुझे वो वहाँ पर जाने नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतने कमरों का इस्तेमाल तो मैं कर सकता था, मुझे बस उसकी सफाई करनी थी। मैं हर रोज़ सुबह काम पर निकल जाता और शाम को 6 बजे के करीब इस घर में आ जाता। मैं एक आदत को जान गया था। भंवर सिंह हर सुबह 6 बजे यहाँ घर का एक दौरा करके जाती हैं और वो चेक करके जाती हैं कि मैंने कोई सामान हिलाया हुआ तो नहीं है। वो मुझ पर शक ज़रूर करते थे, लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं थी, ये घर उनका था। अब मुझे भंवर सिंह से अलग यहाँ पर कुछ और लोगों से दोस्ती करनी थी। मैं हमेशा से ही दोस्तों के बीच रहा हूँ, मुझे अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए शाम को काम से आने के बाद 6 बजे मैं बाहर घूमने के लिए निकल जाता हूँ। पास में ही एक पार्क था, वहाँ पर मैं हमेशा जाया करता। वहाँ मुझे कई लोग मिलते, कई तो यहाँ आसपास के घरों वाले होते तो कई वहाँ दूर से आए हुए होते। मैं उनसे बातें किया करता, यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करता। हर कोई मुझे नई नई जानकारी देता। वहाँ मेरा एक दोस्त बन गया था जिसका नाम था राघव। वो हमारे घर के थोड़ी ही दूरी पर बने एक घर में रहता था। उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे और वो यहाँ पर अकेला रहता था। वो मेरा अच्छा दोस्त बनता गया और धीरे धीरे शाम को हम इकट्ठे घूमने के लिए जाते। यहाँ पर मेरा 15 से 20 दिन का सफ़र कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। वो बहुत अच्छा था, उससे मैं बहुत सारी बातें किया करता और धीरे धीरे वो भी मुझे मेरे घर के बारे में बताना शुरू हो गया। उसने कहा कि तुम्हारा घर है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका इतिहास बहुत बुरा है। उसने कहा तुम्हारे घर में कई साल पहले कुछ लोगों का कत्ल हुआ था, जिसके बाद से पुलिस बार बार इस घर के आसपास घूमती ही रहती थी। कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर कोई भूत प्रेत रहता है। हर कोई इस बात पर यकीन करता है, इसीलिए इस घर के आसपास तो कई लोग रहते हैं, लेकिन घर के अंदर रहने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि घर के अंदर कोई भूत प्रेत है? मैंने उससे कहा नहीं, मुझे तो ऐसा एहसास कभी हुआ ही नहीं। हाँ, मैं हर कमरे में जा चुका हूँ, कहीं भी मुझे कोई चीज़ हिलती हुई नज़र नहीं आई। मुझे तो ऐसा एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे सिवा भी इस घर में कोई रहता है। ना ही मुझे कोई ऐसी घटना के बारे में याद है जब मुझे कुछ परेशानी भी हुई हो। लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में हमेशा सोचता ही रहता हूँ कि वो सामने वाला कमरा क्या है, वहाँ क्या रखा है जिस कारण उसे खोलने नहीं दिया जाता। मैं राघव से उसके बारे में जानना चाहता था। राघव ने भी ये बताया। हाँ, मैंने सुना है कई लोग इस घर में रहकर गए हैं, वो बताते हैं वो कमरा कभी नहीं खुलता। इस घर को बहुत साल पहले बनाया गया था। कहते हैं कि बहुत अमीर इंसान ने इसे बनाया था। भंवर सिंह भी उसी परिवार का एक वारिस है, इसीलिए उसे ये घर मिला है। लेकिन इस घर के कई रहस्य कुछ लोगों को ही पता है, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं। उनके सिवा आम लोगों को इन बातों के बारे में नहीं बताया जाता। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि भंवर सिंह बहुत अमीर आदमी है और उसके पास बहुत पैसे हैं। ऐसे कितने सारे घर उसके पास हैं
और वो किराए पर उन्हें चढ़ाकर किराया इकट्ठा करता है और अपना घर अच्छे से चलाता है। भंवर सिंह रहता कहाँ पर है ये भी कोई नहीं बताता। क्या तुम्हें पता है? मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं जानता। मैंने कभी भंवर सिंह से पूछा ही नहीं कि वो कहाँ पर रहता है। चलो मुझे क्या करना है, मुझे तो ये घर किराए पर सस्ता मिला है, इसलिए मैंने ज़्यादा तफ्तीश नहीं की और मुझे तो परेशानी भी कोई नहीं हो रही है, तो मैं करूं क्या? लेकिन राघव बार बार मुझसे कह रहा था कि मुझे पता तो लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहा करते थे और भंवर सिंह के जितने भी पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। कहते हैं कि उनके पास बहुत सारा सोना हुआ करता था जिसे वो छिपा कर रखते थे। भंवर सिंह ने भी वो सोना कहीं ना कहीं छिपा कर रखा हुआ है। उसके पास इतना पैसा है कि वो छिपा छिपा कर उन्हें इस्तेमाल करता है। कई लोग उनके कई घरों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये पैसा कहाँ रखा है, सोना कहाँ रखा है। उसके कई हीरे के हिस्से भी हैं जो उसने छिपा कर रखे हैं। पुरानी चीज़ें जिन्हें बाहर बेचा जा सकता है वो उन्हें भी छिपा कर रखता है। यहाँ पर कई लोगों ने कई बार घर पर छापा मारा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल पाता। पहले तो मुझे राघव अच्छा लगा करता था, लेकिन धीरे धीरे राघव मुझे उस कमरे के बारे में इस तरह की बातें बताने लगा कि मन में जैसे लालच सी उठने लगी थी। वो कहता, हमें उस कमरे के अंदर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है उस कमरे के अंदर कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। मुझे डर हुआ करता, भंवर सिंह अगर बहुत अमीर आदमी है तो वो हमें नुकसान भी तो पहुंचा सकता है। राघव धीरे धीरे मुझ पर दबाव बनाता जा रहा था। उसका कहना था, पहले ऐसा करते हैं, धीरे धीरे मैं तुम्हारे घर के अंदर आता जाऊंगा और किसी ना किसी दिन उस कमरे के अंदर जाकर देखेंगे कि क्या है। अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बाहर आ जाएंगे। अगर कोई काम की चीज़ मिली या कुछ पता चला तो हम दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस चीज़ का हमें फ़ायदा दिलवा सकते हैं। मैं पुलिस वालों को जानता हूँ, हम उन्हें बता देंगे, इस सोने को वो जब्त कर लेंगे। इसका पुश्तैनी खजाना थोड़े ना है, इसके पूर्वजों ने भी कहीं से चुराया ही होगा। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, धीरे धीरे काम करते हैं। मुझे राघव की बातें बुरी तो लगती थी, लेकिन यहाँ पर मेरा और कोई दोस्त था भी नहीं, तो मैं कभी कभी थोड़ा उससे लड़ता, लेकिन बाद में उसे बुलाना शुरू कर देता। अब वो धीरे धीरे मेरे घर के अंदर आने लगा था। वो घर में हर वक्त 6 बजे पहुंच जाता। जब भी मैं काम से आता मैं उसे अंदर लेकर जाता, अंदर बैठकर हम खाना वाना खाते। कभी भी शाम के वक्त भंवर सिंह यहाँ पर नहीं आता था। इसी तरह से हालात आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं देख रहा था राघव बार बार अलग अलग कमरों में जाता। मैं कभी भी उन पुरानी किताबों को पढ़ने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मुझे पुरानी किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन राघव जानबूझकर हर किताब को खोल खोल कर देखता, जैसे वो ये जानना चाहता है कि उस कमरे में क्या है या यहाँ पर किस तरह की चीज़ें पड़ी हैं। वो हर चीज़ को उठा उठा कर इस्तेमाल करने लगा था। मैं भंवर सिंह से डरता हुआ उसकी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाता। जितना काम होता उसे हाथ लगाता, लेकिन राघव तो अपनी चीज़ समझकर हर चीज़ को उठा उठा कर इस्तेमाल करने लगा था। मैं डरता था कहीं भंवर सिंह को पता चल गया तो वो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। अगर वो सच में अमीर है तो उसे कई राजनेता जानते होंगे और वो मुझे किसी फर्जी केस में ना फंसा ले। कहीं ये राघव मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर तो नहीं आ रहा। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। जब मैं शाम के 6 बजे अपने घर के पास पहुंचा तो वो भी पहले से ही घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में थोड़ा सा सामान था। मुझे डर था कहीं वो कुछ और ही तो नहीं करने वाला। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो उसने बियर की 2 बोतलें निकाली। मैं पहले बियर नहीं पिया करता था और वो कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे भी बियर पीनी चाहिए, और आज वो ज़बरदस्ती करने लगा था। मैंने भी सोचा था चलो अकेला रह रहा हूँ, यहाँ पर अगर बियर पी भी लूँगा तो कोई नुकसान की बात नहीं। वैसे भी बातें करते करते धीरे धीरे हमें सोना ही है। मुझे राघव ये कह रहा था कि वो आज काफ़ी बोर महसूस कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो आज यहीं मेरे घर पर सोना चाहता है। वो मुझसे अपने दिल के दुखड़े शेयर करना चाहता है। मैं भी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहा था। हम धीरे धीरे बातें करते रहे और मैंने भी वो बियर की पूरी बोतल पी ली।
भले ही वो कड़वी थी, लेकिन उसकी बातें सुनते सुनते मुझे भी बुरा लग रहा था और पीने के लिए और कुछ नहीं था तो मैं उसे पीता रहा। पूरी बोतल पी चुका था मैं, और वहाँ राघव ने भी पूरी की पूरी बोतल ही चढ़ा ली। वहाँ मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और राघव भी नीचे फर्श पर ही सो गया। सुबह जब भंवर सिंह 6 बजे वहाँ पर आया, राघव घर के अंदर मौजूद था। मैं डरा हुआ था कहीं भंवर सिंह को ये पता चल गया कि राघव घर के अंदर है तो मेरा वो बैंड बजा देगा। लेकिन वो घर के अंदर आया, हर कमरे में गया। राघव किसी तरह छिपता छिपाता बच ही गया था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन मैं बच गया था। मैंने राघव को चेतावनी दे दी थी कि वो यहाँ पर रात को रुक नहीं सकता। उस दिन के वक्त वो यहीं पर था और आज मुझे छुट्टी थी। भंवर सिंह यहाँ से जा चुका था और अब वो कल ही आने वाला था, तो हमारे पास काफ़ी समय था। वैसे भी मैंने राघव को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे दी थी। इसके बाद राघव ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, यार वो सामने वाला कमरा कभी खुलता क्यों नहीं? क्या तूने कभी देखा है भंवर सिंह यहाँ पर आकर उस कमरे को खोलता है? मैंने कहा नहीं, मैं भी कभी देखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने मुझे कहा ही है कि अंदर झांकने की कोशिश मत करना। इसके बाद राघव ने कहा, वैसे भी भंवर सिंह अब आएगा तो नहीं, उस की होल से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, देखें तो सही अंदर है क्या। नीचे थोड़ा सा स्पेस है, वहां से रोशनी मारेंगे, उस की होल से अंदर देखेंगे, कुछ ना कुछ नजर तो जरूर आएगा। मैं उससे कह रहा था, ना मैं नहीं देखना चाहता, मुझे डर है कहीं भंवर सिंह आ गया, यार मुझे घर से निकाल देगा। इसके बाद राघव ने कहा, फिक्र मत कर, तू मेरा दोस्त है, वैसे भी घर पर मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ पर तेरा किराया कम है, तू मेरे साथ रहना नहीं चाहता, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। परेशानी काहे की है, तो मेरे साथ आ जाना और फ्री में रहना। यार यहाँ पर तो कुछ पैसे भी देता है, मैं तो कोई पैसा नहीं लूंगा तुझसे, लेकिन मुझे इस कमरे के बारे में जानना है। मैं जानना चाहता हूँ इस कमरे में है क्या। यार बहुत सालों से कई लोगों ने कोशिश की है इस घर की रहस्य को बाहर लाने की, तू ही कर सकता है। देख मेरे दोस्त, कोशिश करके देखते हैं। वो बार बार मुझे मनाता जा रहा था और जैसे अब मेरा दिल करने लगा था कि मैं भी देखूं वहां पर है क्या। उसने मुझे एक तरह से कन्विंस कर लिया और मैं टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के नीचे से मारने लगा और वो की होल से उस कमरे के अंदर देख रहा था। उसने काफी देर तक इधर उधर आंख घुमाई, मैं तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और कहा, ये ले देख, तुझे मैं कब से कह रहा था तुझे अंदर देखना चाहिए। उसने अब नीचे आकर टॉर्च पकड़ ली थी और मैं की होल से उस कमरे के अंदर देख रहा था। मैंने सबसे पहले उस कमरे के बिल्कुल सामने एक हीरे से बना हुआ हार टंगा हुआ देखा, जिस पर रोशनी पड़ रही थी और रोशनी इस तरह से बिखर रही थी कि वो बता रही हो ये असली हीरे हैं। छोटे छोटे हीरे लेकिन बड़ा सा हार। नीचे पड़ी वो किताबें सोने के वर्क से चढ़ी हुई थी, पता लगता था जैसे सोने की नक्काशी उसके ऊपर की गई हो। ये भी हैरानी वाली बात थी। काफी चीजें और थीं जो कीमती लग रही थी और पुरानी लग रही थी। वो एंटीक चीजों का कमरा लग रहा था। इसी के साथ वहां एक दरवाजा और था। ये दरवाजा पीछे जाने का तो नहीं? क्या पीछे से अंदर आ सकते हैं? लेकिन पीछे तो बहुत बड़ी जगह है जहां पर जाने का कोई रास्ता है नहीं। लगता है पीछे और भी जगह है, यहां पर बहुत सामान रखा होगा। वो अब भी ये बातें कर रहा था और मैंने भी आंख पीछे कर ली और मेरा माथा चमक चुका था। मैं सोचने पर मजबूर हो चुका था। भले ही मैं उस कमरे के अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोने और हीरे की चमक ने मुझे हिलाकर रख दिया था। सारी जिंदगी अगर मैं काम करता फिर भी इतना पैसा नहीं कमा पाता जो राघव की बातों से मुझे लग रहा था कि मैं पा सकता हूं। इसके बाद मैं और राघव अपने कमरे में बैठे ये बातें करते रहे कि हमें करना क्या चाहिए। राघव ने मुझे बताया कि उसके पास कई चाबियां हैं, वो इस ताले को आसानी से खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। पहले तो इस ताले को खोलकर उस कमरे के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि वहां पर है क्या। अगर हमें काम की चीज मिलती है उसके बाद इस ताले को फिर से बंद कर देंगे।
धीरे धीरे सामान निकाल भी सकते हैं या पुलिस को बता सकते हैं कि अंदर सोना है, हमें इनाम की राशि मिलेगी, या हम धीरे धीरे सामान ही निकालते हैं। बाहर अगर वो कंप्लेंट करेगा भी तो किसको, कौन यकीन करेगा कि उसका अंदर से सोना निकाला गया है? जबकि अगर उसने ये कहा कि उसका सोना था जो उसने छिपा कर रखा था तो वो भी फंसेगा, वो खुद फंसना नहीं चाहेगा। हमें यह सामान यहाँ से निकालना चाहिए, हमारा फायदा होगा दोनों तरफ से, पकड़े तो हम जाएंगे नहीं। मैंने राघव की बात मान ली थी। अब तक इस घर में कोई परेशानी हुई नहीं थी और उस कमरे के अंदर उस चमकते हुए सोने के हिस्सों ने मुझे भी हैरान कर दिया था। हम रात को तैयारी करने लगे। सारा सामान राघव वहां पर ले आया था और आज पहली बार कुछ अलग होने वाला था। हमें उस ताले को खोलना था और उस ताले के सामने खड़े हम जब दरवाजे को ताक रहे थे तो किसी ने अंदर से दरवाजे को जैसे खटखटाया हो। हम दोनों के सामने वो आवाज आई थी और मेरे पैर कांप गए। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया, भंवर सिंह आ गया, वो कमरे के अंदर छिपा है, उसे सब पता है हम यहां आने वाले हैं। देख, मैंने तुझसे कहा था भंवर सिंह जान जाएगा। मेरे घबराए हुए चेहरे को देखकर राघव हंसने लगा और उसने कहा, कोई बात नहीं, डर क्यों रहा है, अंदर कोई नहीं है, कोई सामान गिरा होगा, ऐसा लगा जैसे किसी ने खटखटाया है। मैं डर गया था और काफी देर वहां पर खड़ा रहा। दोबारा वो खटखटाहट की आवाज नहीं आई। हमने उस ताले को खोल दिया था और वो भारी सा ताला हमने एक तरफ रख दिया और उस दरवाजे को खोलकर हम उस कमरे के अंदर पहुंच गए। वहां रोशनी मारकर हमने देखा वो कमरा कितना ज्यादा बड़ा था और वहां पर लकड़ी के कई संदूक पड़े थे। सामने किताबों का झुंड था और वो चमकता हुआ हार हमारी आंखों के सामने रोशनी को हर तरफ बिखेरे जा रहा था। वहां और भी कई चीजें थी। वो चमकती हुई किताबें हाथ लगाने पर महसूस हुआ सोने की नहीं है, वो तो साधारण पीतल की लग रही थी, जबकि रोशनी में वो सोने का एहसास दे रही थी। वो हार हीरों का ही था। उसने हमें थोड़ा सा हैरान किया। पहले मुझे लगा शायद सब कुछ नकली है, लेकिन वो हीरे का हार असली लग रहा था। हम उसे उठा नहीं सकते थे, उसे यहाँ से हिलाना नहीं था। यहाँ से आज बिना कुछ हिलाए बाहर जाएंगे। किसी और दिन हम इस चीज़ों को यहाँ से हिलाएंगे, हमारा ये पूरा प्लान था। हमने वहाँ बहुत सारी एंटीक चीज़ें देखी, लेकिन तभी पीछे से फिर से खटखटाने की आवाज़ आई जिसने मुझे कंपा के रख दिया। ये आवाज़ उसी दरवाजे से आई थी और हम तो उसके पीछे की तरफ थे। हम कमरे के अंदर थे तो बाहर से किसने खटखटाया? इस आवाज़ को सुनकर राघव उस बेड के नीचे छिप गया, जबकि मुझे तो समझ में नहीं आई मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल उस हार के सामने सन्न हुआ खड़ा हो गया था। बाहर से किसी ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के नीचे से मारी थी। मैं सोच रहा था ये कौन हो सकता है। मैं बार बार इधर उधर जाने के बारे में सोचता, लेकिन मेरे कदम जैसे जम गए थे। एक डरा हुआ इंसान हिल तक नहीं सकता, मैंने वो एहसास तब किया था। बाहर से वो बार बार टॉर्च की रोशनी नीचे से मारी जा रही थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, हमने भी नीचे से इसी तरह से रोशनी मारकर उसकी होल से अंदर की तरफ देखा था। मैंने अपने कदम हिलाए और मैं एक झटके से टेबल के पीछे छिप गया। किसी ने रोशनी इसी तरह से मारी थी जैसे अंदर झांक रहा हो। ये वो भंवर सिंह भी हो सकते हैं या कोई चोर भी, लेकिन पहले कभी इस घर के अंदर चोर नहीं आया। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और वो रोशनी बंद हो गई। कोई वहां अंदर नहीं आया, जबकि वो दरवाज़ा खुला था। शायद उसे लगा ही ना हो कि दरवाज़ा खुला है। हमने बंद ही इस तरह से किया था। ताले को एक तरफ ज़रूर रखा था। अगर उस ताले को किसी ने देख लिया तो वो समझ जाएगा दरवाज़ा खुला है। मेरी नज़रें राघव पर थी। मैं डरा हुआ था और उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। उसके बाद काफ़ी देर वहाँ कोई आवाज़ नहीं हुई और हम अब खड़े हो चुके थे। लगभग आधा घंटा हमने छिपे हुए निकाला था और अब हमें उस कमरे से बाहर निकलना था, लेकिन हमें ऐसा लगा उस कमरे के बाहर किसी के कदम अब भी वहाँ फर्श पर पड़ रहे हैं। कोई भारी जूतों वाला बाहर कदम रख रहा है और वो बाहर घूमता जा रहा है।
किसी ने काफी देर तक रोशनी नहीं मारी थी, तो हमने सोचा सीधा उस दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ जाना खतरनाक हो सकता है। हमें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी ढूंढना होगा। वो दरवाजा जो एक तरफ लगा था, हमारी नजर उसकी तरफ पड़ी। उस पर कोई ताला नहीं था, उस पर चाबी का कोई निशान तक नहीं बना था, उसे घुमाकर ही खोला जा सकता था। मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना उसे खोलकर देखें, कहीं वो पीछे की तरफ तो नहीं निकलता। वैसे भी इस घर के पीछे एक तालाब सा पड़ता है, हो सकता है उस तालाब के पास वो दरवाज़ा खुलता हो, और अगर खुलता हो तो वहाँ से तो भाग निकलेंगे, भले ही गंदे होकर निकलना पड़े। बाद में इस घर में ऊपर से आ जाएंगे, दरवाजे को बंद करेंगे, ताला लगाएंगे और ये देखेंगे वो बाहर घूम कौन रहा है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के बाद हमारे होश उड़ चुके थे। उसके सामने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, बल्कि सीढ़ियां थीं। यहाँ इस घर में कोई बेसमेंट भी थी, हमें तो पता तक नहीं था। कोई नहीं जानता था यहाँ पूरी कॉलोनी में कोई घर है जिसकी बेसमेंट भी है। ये पहली थी। हमारे कदम उस सीढ़ियों पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ सीढ़ियों पर मिट्टी का एक कण तक नहीं था, जैसे उसकी सफाई आज ही की हो। इस कमरे को तो खोला ही नहीं जाता, तो किसने सफाई की होगी? हो सकता है बाहर से आने का कोई रास्ता हो। मेरे मन में ख्याल आया, कहीं भंवर सिंह यहीं पर तो नहीं रहता, कहीं वो बाहर से आकर यहीं पर तो निवास तो नहीं करता और मुझे ऊपर कमरे पर सफाई के लिए रखा हुआ है। किसी को नहीं पता भंवर सिंह कहाँ रहता है, हो सकता है यहीं रहता हो। मेरे मन में अजीब ख्याल आ रहे थे और अब कदम नीचे की तरफ पड़ रहे थे। कुछ सच्चाइयां जाननी थी। राघव का घबराया हुआ चेहरा उतर चुका था और वो मेरे पीछे कदम बढ़ा रहा था। मेरे कदम आगे बढ़े। वो सीढ़ियां हम उतर रहे थे, रोशनी इधर उधर डालते जा रहे थे। नीचे पहुंचने पर वो कोई बड़ा सा कमरा नहीं, बल्कि एक खुली सी गुफा थी। जैसे पहले से यहाँ पर गुफाएं मौजूद हों, लेकिन उस गुफा का भी सफाई के तौर पर ऐसा कमरा सा बनाया गया था। वो किसी हाथ से बनाई गुफा की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि प्राकृतिक गुफा थी, लेकिन उसे खरोंच खरोंच कर कमरे का आकार दिया गया था। किसी ने लगता है इस गुफा के ऊपर घर बनाया है। उसने कुछ सोचकर घर बनाया होगा। इस गुफा में कई सारी चीजें रखी थी, खाने पीने का सामान, बड़े बड़े ड्रम, और वहां वो काले रंग के संदूक पड़े थे जिन पर बड़े बड़े ताले लगाए गए थे। हम उस संदूक को हिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारी सामान होने के कारण वो हिले तक नहीं। मैं राघव की तरफ देख रहा था, क्या वो इन संदूकों को खोल सकता था? लेकिन तभी सामने वाले रास्ते के मुहाने पर मुझे एक काली परछाई नजर आई। पीछे से कहीं से रोशनी पड़ रही थी और उसके सामने शायद कोई खड़ा होगा, जिसके कारण उसके शरीर की परछाई उस दीवार पर पड़ रही थी। मैं हिला तक नहीं, मैंने आवाज तक नहीं दी और मैंने राघव को इशारा किया, उस तरफ देखो। उसने भी देखा और जैसे वो परछाई पीछे की तरफ चली गई। ये कोई इंसान था जो यहाँ पर होगा। वो रोशनी में उसकी परछाई बनी थी। वो शायद टॉर्च से इधर उधर घूम रहा होगा, या ये कोई रोशनी है जो एक जगह पर टिकी हुई है। हमारे कदम आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें जाकर पता करना था आखिर इन गुफाओं में कौन है। हमारे कदम आगे बढ़े। हम उस सामान को हटाते हुए वहां पर पहुंचे तो पीछे एक बल्ब लगा था जो बिल्कुल नीचे कमर की ऊंचाई तक लगा हुआ था। उसी की रोशनी में वो काली परछाई बनी थी। हमने इधर उधर देखा, वहां हमें कोई नजर नहीं आया। नीचे मिट्टी थोड़ी सी गीली थी। फर्श के ऊपर जैसे गीली मिट्टी बिछाई गई थी, यहाँ पर ऊपर से पानी की टपकती हुई बूंदें नीचे पड़ी मिट्टी को गीली कर रही थी। वहां पैरों के कोई निशान नहीं थे, सिर्फ हमारे पैरों के निशान बने थे जब हमने वहां पर पैर रखे। कोई इस रोशनी के सामने आया और उसके पैरों के निशान तक नहीं बने। इस चीज ने मुझे भी अंदर से डरा दिया था। आगे पूरा का पूरा रास्ता बना हुआ था और वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए था। मैंने राघव को कहा, पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं ऊपर कौन है। मुझे यहाँ ज्यादा डर लग रहा है। ये रोशनी कहाँ से आई? ये परछाई क्या थी जिसके पैरों के निशान तक नहीं बने? कैसे? क्या यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं? मुझे डर लग रहा है, कहीं लोगों की बात सच ना हो, यहाँ सच में भूत प्रेत हुए। तुम तो यहाँ पर कब से रह रहे हो? तुमने मुझे बताया तक नहीं।
राघव के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, वो डरा हुआ था। उसने कहा, चलो पीछे मुड़ते हैं। उसकी इस आवाज ने मेरे अंदर भी जैसे जोश भर दिया और हम दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। हमें उसी कमरे की तरफ जाना था, लेकिन उस कमरे में पहुंचने के बाद बाहर निकलने का वो दरवाजा ही नजर नहीं आया। हर दीवार पर हाथ लगा लगा कर हम देख रहे थे। उस रोशनी में दीवार तो थी लेकिन दरवाजा नहीं। क्या हम किसी और कमरे में आ गए हैं? यहां और कितने कमरे हैं? इस सीढ़ियों को चढ़कर ही तो ये कमरा आना था ना, तो यहां दरवाजा क्यों नहीं है? राघव के ये सवाल मेरे मन में डर को पैदा कर रहे थे, क्योंकि दरवाजा तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। हम कहां से इस कमरे में आए हैं? वहां हमें आधा घंटा लग गया उस दरवाजे को ढूंढने में, लेकिन दरवाजा मिला तक नहीं। वो लकड़ी के संदूक, वो सामने टंगा हार, वहां वो किताबें जो पीतल की थी वो चमक रही थी, लेकिन वो दरवाजा जो इनके बीच बना हुआ था वो था ही नहीं, जैसे उसकी मौजूदगी को यहां से गायब कर दिया गया हो। हमारे पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, दोबारा उसी गुफा के अंदर जाना होगा। उस गुफा के मुहाने पर बाहर जाने का जो रास्ता है, हमें उसमें कदम रखना ही होगा और देखना होगा वो कहां पर जाता है। यहाँ गुफाओं को बनाया गया होगा, ये टनल्स हैं, जरूर ही ये बाहर निकलने का रास्ता होंगी। इसीलिए हम उस सीढ़ियों से उतरते हुए दोबारा गुफा के अंदर गए। वहां से हमने बड़ी बड़ी लाठियां उठा ली थी। हमें डर था यहाँ पर हमारा सामना किससे हो जाए। ये गुफाएं कहाँ पर जाती हैं इसका भी हमें पता नहीं था, लेकिन वहां पर सारा सामान चमकता हुआ लग रहा था। वो भले ही पुराने जमाने का हो, लेकिन वो बिल्कुल ताज़ा नया बना लग रहा था। इस चीज को सोचकर मैं काफी अचंभित था और हमारे कदम उस मुहाने पर छोटी सी गुफा की तरफ बढ़ गए। वो टनल की तरह बनाई गई थी जो कहीं और से निकलती। उसके ऊपर बल्ब लगाए गए थे जो पुराने जमाने के थे। कई कमर की ऊंचाई पर बने बल्ब जैसे बीच बीच में बंद हो रहे थे। वहां माहौल ऐसा था जैसे किसी डरावनी फिल्म का हो। वो काफी बड़ी सी टनल थी जो आगे जाकर ईंटों से बनी टनल बन गई थी। उसके अंदर काफी तारें थी, लेकिन वो पानी की बूंदें टपक रही थी। हमारा चलना काफी आसान था और आगे जाकर हमें महसूस हुआ हमारा चलना आसान क्यों था, क्योंकि हम एक उतार की तरफ जा रहे थे। वो गुफा हमें और भी गहराई की तरफ ले जा रही थी, इसीलिए कदम आसान थे। पीछे मुड़ने पर वो एहसास हुआ जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ रहे हों। हमारी जांघों ने जवाब देना शुरू कर दिया तो पता चला पीछे की तरफ चढ़ाई और नीचे की तरफ उतराई है। हमें पीछे नहीं आगे की तरफ बढ़ना था और कदम आगे भरे और वहां काफी नीचे पहुंचने के बाद एक ईंटों से बना हुआ कमरा मिला, जहां पर जैसे बहुत सारे पारदर्शी कपड़ों को टांगा गया था। उसके आर पार थोड़ा थोड़ा नजर आता। वहां कई लाल रंग और हरे रंग के बल्ब लगाए गए थे। वहां बड़ी बड़ी खूंटियों को टांगा गया था जिस पर टूटी फूटी हड्डियां लटकी हुई थी। ये जानवरों की हड्डियां थीं और इन हड्डियों को नीचे कड़कड़ की तरह गिरते हुए सुन मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। हमारे पैरों की गूंज तक उस कमरे में फैल रही थी और हर कदम पर आवाज़ ऐसे होती जैसे ये बंद सा कमरा हो, जैसे आवाज़ गूंजकर हमारे कानों में वापस आ रही हो और दोबारा हमारे कदमों को हिलने के लिए मना कर रही हो। वहाँ बड़े बड़े लकड़ी के टेबल बनाए गए थे जिन पर बहुत बड़े बड़े कट लगे हुए थे। वहाँ बड़ी सी कुल्हाड़ियाँ रखी गई थी जो काटने में इस्तेमाल की जाती होंगी। ऐसा लग रहा था यहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, उनके मांस के हिस्से किए जाते हैं। पूरी जगह ऐसी ही थी और वो कपड़े दूर से रोशनी में पारदर्शी इस तरह से नजर आ रहे थे कि कभी कभी डर लगता वहाँ सफ़ेद रंग की कोई आत्मा घूम रही हो। वो आत्मा नहीं, वो कपड़ों की परछाइयाँ सी थी जो मन में भय पैदा कर रही थी। हमारे कदम आगे बढ़े। वहाँ आगे काफ़ी सारी हथकड़ियाँ बनी हुई थी जो शायद किसी को बांधने में इस्तेमाल की जाती होंगी। उसमें जानवरों को बांध कर रखा जाता होगा। यहाँ हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी और ये जानवरों को यहाँ काटने की गवाही दे रही थी। आगे पहुँचने पर उन हथकड़ियों के अंदर भी हड्डियाँ महसूस हुई, वो नजर आ रही थी। वो जानवरों की हड्डियाँ नहीं, इंसानी हड्डियाँ थीं। यहाँ पर इंसानों को कैद करके रखा गया होगा और वो शायद भूख से बिलखते हुए मरे होंगे। यहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी थी।
लेकिन तभी किसी के चलने की आवाज़ आई। ये भारी जूतों की आवाज़ थी और मैं इस आवाज़ को पहचानता था। भंवर सिंह के पैरों की आवाज़ को मैं पहचान चुका था, जो हर सुबह 6 बजे आया करती थी और अभी रात के 2 से 3 बजे का समय था। भंवर सिंह यहाँ तक पहुँच गया था। ज़रूर उसे पता होगा हमने दरवाज़ा खोला है, लेकिन आज कैसे वो रात के समय यहाँ पर पहुँच गया और आखिर वो करना क्या चाहता है। हमने दूर से देखा, उसके हाथ में एक बंदूक थी और मेरे मन में अजीब से ख्याल, वो ज़रूर यहाँ पर लोगों को लाकर मारता होगा, इसीलिए उसने उस दरवाजे को बंद रखा है। मैं इस राज को बाहर ला सकता था अगर जिंदा बचता। उस दिन उसकी बड़ी सी बंदूक की नली इधर उधर घूम रही थी और वो हमें ढूंढ रहा था। राघव जैसे मेरे पास आकर मुझसे चिपक गया था। उसके हाथ में वो डंडा था जो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जब वो हमें इधर उधर ढूंढ रहा था, तब मैंने देखा आसपास काले रंग की परछाइयां बन रही थी। ये आत्माएं थी जो आसपास घूम रही थी और उनका एहसास मुझे डरा रहा था। मेरी टांगों में इतनी जान नहीं थी कि मैं खड़ा हो पाऊं और उन आत्माओं ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं और वो आत्माएं मेरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए मेरे आसपास घूम रही हैं। आखिर वो करना क्या चाहती हैं? क्या कोई आत्मा मुझे बचाना चाहती होगी? क्या इन लोगों की आत्मा भंवर सिंह को मारना चाहती होगी? मैं फिल्मों में ऐसा देख चुका था, लेकिन असल में क्या ऐसा होता है मुझे नहीं पता था। भंवर सिंह आवाज़ें लगा रहा था, बच्चे बाहर आ जा, मुझे पता है तू यहाँ पर है। देख, जिंदा आना चाहता है तो खड़े होकर खुद आना, मैंने ढूंढा तो मारकर बाहर निकालूंगा। देख बच्चे, तुझे पता है मैं तेरे बारे में जानता हूँ। बच्चे बाहर आ जा, देख कुछ गलत मत करना। वो बार बार ये कह रहा था, कुछ गलत मत करना। मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं था। मैं बाहर निकला और उसने गोली मार दी। तब मैंने देखा राघव मुझसे चिपका हुआ था और उसने एक बड़ा तीखा सा हथियार अपनी एक जेब से निकाला और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये एक छोटा सा चाकू था और उसने कहा, भंवर सिंह को मारना होगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसने किसी को नहीं छोड़ा। मुझे पता लग गया है यहाँ लाकर वो लोगों को मारता होगा। तभी वहाँ अंदर से कई लोगों की लाशें मिली थी। ये भंवर सिंह है जो सबको मारता है। मैं भी सोच रहा था कि भंवर सिंह का हम मुकाबला कैसे करेंगे। तभी हम एक कोने में छिप गए और भंवर सिंह उस बंदूक को पास ला रहा था। मैंने उस तीखे हथियार से भंवर सिंह के हाथ पर वार किया और वो बंदूक नीचे गिर चुकी थी। मैंने उस हथियार से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और हथियार को नीचे फेंक दिया। मैं किसी इंसान को मार नहीं सकता। मेरे हाथ से वो हथियार उस भंवर सिंह के हाथ पर टकराया और उसके हाथ से खून निकला, जिस कारण वो बंदूक गिरी थी। उस खून को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने किसी का कभी नुकसान नहीं किया। किसी का कत्ल करना मेरे बस की बात नहीं। मैं तो किसी के हाथ से खून निकाल दूं तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। किसी को चोट पहुंचाना मेरे बस से बहुत दूर की बात है। मैंने वो हथियार दोबारा राघव के हाथ में पकड़ा दिया। भंवर सिंह मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उस हथियार को राघव को जैसे ही पकड़ाया, मैंने उसे इशारा किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें करना होगा। मैं बाहर की तरफ भागना चाहता था, लेकिन राघव ने एक हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया था। वो मुझे कह रहा था, तुझे करना होगा, मार इसे, तुझे करना होगा, मार इसे, गले में घोंप दे, इस चाकू को गले में घोंप दे। वो ये कह रहा था। भंवर सिंह मेरे सामने खड़ा अपने हाथ को पकड़े मेरी आंखों में देख रहा था। वो बार बार राघव को बड़ी अजीब सी नज़र से देख रहा था, जैसे वो उसे जानता हो। लेकिन उसके बाद वो इधर उधर परछाइयों को भी बड़ी ही अजीब सी नज़र से देख रहा था। उसके बाद उसने उस बंदूक को उठा लिया और मैं उस पर वार तक नहीं कर पाया था। वो 4 कदम पीछे हट चुका था। उसने बंदूक की नली मेरी तरफ कर ली थी। मैं जानता था वो एक उंगली को हिलाएगा और मेरी जान यहीं पर निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद उसके शब्द थोड़े से बदल गए। उसने कहा, बेटे जल्दी से बाहर निकल, बेटे यहां से बाहर निकल। उसने ये क्यों कहा था? उसने कहा, जल्दी बाहर की तरफ निकल। मैं उसकी बात को समझ नहीं रहा था। मैंने उससे कहा, सर मुझे मारो मत, ये मेरी गलती नहीं,
ये राघव मुझे यहाँ पर ले आया था। वैसे भी हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। हमें नुकसान मत पहुँचाओ, माफ़ कर दो। हम थोड़ा सा डर गए थे, इसलिए ये चाकू आप पर वार कर हो गया। प्लीज़ हमें जाने दो। लेकिन भंवर सिंह अब भी कह रहा था, जल्दी यहाँ से निकलो, 3 बजने वाले हैं, जल्दी बाहर की तरफ भागो। मैं समझ नहीं पा रहा था वो 3 बजने की तरफ इशारा क्यों कर रहा था, और उसके बाद भी मेरे कदम हिल नहीं रहे थे तो भंवर सिंह ने गोली चला दी। उसने वो गोली राघव की तरफ चलाई थी और जैसे ही वो गोली राघव को टकराई वो धुएं की तरह गायब हुआ। वो काले रंग का धुआं उठा था मेरी आंखों के सामने और वो धुआं जैसे ज़मीन में समा सा गया। वो काली काली परछाइयाँ आसपास बढ़ रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। उस गोली से राघव की लाश नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन वो धुआं बना था, यानी कि वो जिंदा नहीं था। राघव जिंदा नहीं था, वो एक भूत था। मैं समझ गया था यहाँ हुआ क्या है, और भंवर सिंह बार बार कह रहा था, बच्चे ऊपर की तरफ भाग, बच्चे यहाँ से बाहर निकल। उसकी इस आवाज़ ने मेरे मन में भय सा पैदा किया। मैं डर तो हर किसी से रहा था, वो काली परछाइयाँ, राघव, भंवर सिंह, मुझे यकीन किसी पर नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना था और इसे सिर्फ एक ही इंसान कह रहा था, भंवर सिंह। तो मुझे उस पर यकीन हुआ और मैं भागना शुरू हो गया। उसकी बंदूक की नल्ली के सामने से मैं निकला और वो गोली चला सकता था, लेकिन उसने चलाई नहीं। इसी चीज़ ने मेरे अंदर विश्वास भर दिया और मैं उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ निकला। नीचे गोलियों की कई आवाज़ें आई थी। उसने लगभग सारी गोलियां चला दी थी। उसके बाद भंवर सिंह खून से लथपथ उस दरवाजे से बाहर आया। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक पहुंच आया था और उसने कहा, दरवाजे को खोल। वो घिसट सा रहा था, मुझे दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा, कौन सा दरवाज़ा? तभी उसने कहा, 3 बजने वाले हैं, दरवाजे को खोल। लेकिन मैं चिल्ला रहा था, कौन सा दरवाज़ा? यहाँ दरवाज़ा गायब हो चुका है, मैं देख नहीं पा रहा। तो भंवर सिंह ने कहा, उस हार के सामने वहाँ जो रोशनी नज़र आ रही है वो नीचे से आ रही है। याद कर दरवाज़ा कहाँ था। मैंने याद किया, उस दीवार के उस हिस्से में दरवाज़ा था। यहाँ अब दीवार बनी हुई है, लेकिन एक रोशनी दीवार को चीरती हुई जैसे मेरे पैर पर पड़ रही थी। यहाँ दरवाज़ा मौजूद है, बस मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने आंखें बंद कर ली। उस अंधेरे से कमरे में मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे दरवाज़ा वहीं हो, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अपने मन को मनाना होगा। आंखें बंद करके मैंने कदम बढ़ाए और मैंने हैंडल पकड़ने की कोशिश की। वो वहाँ पर मौजूद था, दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाज़ा खुला और भंवर सिंह वहाँ घिसटते घिसटते बाहर की तरफ आ रहे थे। पीछे वो काली परछाइयाँ जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। राघव का चेहरा बहुत भयानक सा हो गया था और वो सामने खड़ा मेरी आंखों की तरफ देख रहा था। उसकी लाल आंखें वो अजीब सी थी, जैसे किसी शैतान की हों। वो कोई आम आत्मा नजर नहीं आ रही थी। मैं हक्का पक्का हुआ भंवर सिंह को घसीटता हुआ उस घर के बाहर ले आया था। भंवर सिंह कहता रहा, दरवाजे को बंद कर दो। मुझ में हिम्मत नहीं थी घर के अंदर जाने की। उसे घसीटते हुए घर के दूर ले आया था और घर के अंदर से निकलती हुई रोशनी पूरी रात चमकती रही। मैं उसे घसीट कर पड़ोसियों तक ले आया था। कोई घर का दरवाज़ा खोलने को मान नहीं रहा था। मैं बार बार कहता रहा, लेकिन जब वहाँ पुलिस को बुलाया गया तब मामला शांत हुआ। लगभग 5 बजे पुलिस वहाँ पर पहुँची थी और उस घर से चमकती हुई रोशनियाँ उन्हें भी नजर आई थी। घर के अंदर काली परछाइयाँ उन खिड़कियों से नजर आ रही थी। धीरे धीरे अंधेरा छंट रहा था जब सूरज की किरणें निकल रही थी और वो रोशनी चमकनी तब बंद हुई जब रोशनी बढ़ चुकी थी। सूरज की किरणों ने अंधेरे को खा लिया था। वहाँ भंवर सिंह को अस्पताल ले जाया गया और मैं भी वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया था और पुलिस वालों ने भी घर की तलाशी ली। उन्हें वहाँ पर एक हड्डी तक न मिली, कुछ नहीं, वहाँ कोई लाश नहीं थी। सब कुछ मुझे अंत में बताया गया जब उस घर के अंदर ले जाया गया।
भंवर सिंह ने उस दरवाजे को ताला लगा दिया था और तब उसने मुझे उस घर का इतिहास बताया। राघव उसका बेटा था जो हमेशा से ही गलत संगत में था, लेकिन उससे भी बुरा उसका सीरियल किलर होना था। अपने हर दोस्त को उसने यहाँ पर लाकर मारा था। शहर से बच्चे गायब हो रहे थे, पुलिस को ये तक पता नहीं चला था वो गायब होकर कहाँ जा रहे हैं। वो उन्हें यहाँ कमरे के अंदर लाकर नीचे बेसमेंट में वहाँ गुफा बनाकर दफन करता जा रहा था। उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर भूख से मारता। वो उन्हें जानवरों की तरह छील छील कर मारता। 15 लोगों को मारा था उसने, तब जाकर पुलिस को पता चला था इसके पीछे वो है। मेरी गोली से मरा था राघव, मैंने खुद के बच्चे को मारा था। मैं तब जान पाया था वो मेरा बच्चा नहीं, एक शैतान है जो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो इसी कमरे में रहता है और हर किसी को नजर आता है। मैं हर किसी को कहता हूँ दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन अब तो मैं इस घर का दरवाज़ा भी किसी को खोलने नहीं दूंगा। भंवर सिंह की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में डर। उस घर के कदम बाहर निकालते ही मेरे मन को शांति मिली और एक खिड़की से मुझे किसी की आंख बार बार नजर आ रही थी। मैं उसे पहचानता था, ये राघव था। ये राघव की आत्मा आज भी उस घर में निवास करती है। मैं उस शहर में आज भी रहता हूँ और मेरे कदम उस रास्ते पर कभी नहीं पड़ते। दूर से निकल जाता हूँ मैं एक टैक्सी लिए और वहाँ निकलती हुई रोशनी रात को मुझे कभी कभी ऐसा महसूस कराती है जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मैं घबराया घबराया वहाँ से निकल तो जाता हूँ और हमेशा ड्राइवर को कहता हूँ इस गली के पास से मत निकलना। रास्ता मेरा आज भी घर में जाने को वही है, उसके पास से मुझे निकलना पड़ता है। आंखें हर बार उस घर की तरफ चली जाती हैं। मैं उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन देखना पड़ता है।